बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक साबिक़ वज़ीर आला और एक मौजूदा वज़ीर आला का क्या मामला है। इस पर आपको एक ख़बर देंगे और बड़ी हॉट न्यूज़ है ये। दूसरा ये है कि कल 8 घंटे पूरा पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ और जो तवील तरीन था 8 घंटे जारी रहा है, जिसमें आर्मी चीफ़ कमर बाजवा साहब और DG ISI फैज़ हमीद साहब ने शिरकत की। और ISI के जो DG साहब हैं उन्होंने पूरी इन कैमरा ब्रीफिंग दी। अब ये थोड़ा सा साथ साथ डॉट से डॉट मिलाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक तसलसल के साथ अमेरिका की पॉलिसी के बारे में बयानात, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर एक खिताब, क्योंकि वो कल के जो इजलास था वहाँ उसमें शिरकत नहीं की उन्होंने और करनी भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ अपोजिशन के लोग जो थे उस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब भी थे। इस बुनियाद पर उन्होंने पहले ही फ़ैसला किया था, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें भी अपोजिशन के रहनुमा थे और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शिरकत नहीं की थी। इस बुनियाद पर जो उन्होंने कहना था, पैगाम देना था, वो उन्होंने कौमी असम्बली के बजट सेशन के अंदर एक तवील तकरीर के अंदर अमेरिका के बारे में जो पॉलिसी थी उसको वाज़ेह कर दिया था। और ये उसी दिन वाज़ेह था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इस सेशन के अंदर, इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जो बात थी, जो पैगाम था, वो दे दिया था। अच्छा, इसके अंदर जो डिस्कस हुआ है वो होता तो ये क्योंकि कौमी सलामती के मामलात होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती होती, ये पब्लिक नहीं होती, ओपन नहीं होती, क्योंकि जब वो इजलास के अंदर सारे जितने भी अरकान पार्लियामेंट थे या सियासतदान थे, तो किसी को मोबाइल अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इस तरह की चीज़ें बाहर पब्लिक नहीं हो सकती। लेकिन ऑफिशियल थोड़ा सा डिक्लेयर किया जाता है कि जैसे अफ़गान पॉलिसी के ऊपर बड़ा तवील वहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें दो टोक फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और कश्मीर के ऊपर भी गुफ्त शनीद हुई। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मुसलसल अफ़गानिस्तान के ऊपर बात कर रहे थे और वहाँ के मौजूदा हालात और सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे, और उसी को ही सेकंड किया कल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने और वो सियासतदानों के साथ। और मज़े की बात यह और बड़ी खुशाइंद बात है कि मुल्की सलामती के इशू के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हैं। अब बात करते हैं दो वज़ीर आला की, जिसमें से एक साबिक़ हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं, उनका उस वक़्त ताल्लुक़ काफ़िले के साथ, और बाद अज़ां वो GDA का हिस्सा भी रहे। अच्छा, 2 हफ़्ते पहले उन्होंने, बल्कि ये बजट से पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं और बातचीत और गुफ्त शनीद के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, और जो आवाम से उन्होंने वादे किए थे वो कोई भी वफा नहीं हुए। और कल उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है और कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो मौजूदा हालिया मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान के इज़हार करते हुए और क़यादत पर एतमाद के इज़हार करते हुए तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। अब दूसरे जो वज़ीर आला हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, वो हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब के बारे में एक माह से अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमात काफ़ी हैं नैब के और उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद वो भाग जाएंगे। बल्कि कुछ दिन पहले एक मारूफ TV एंकर ने भी अपने एक प्रोग्राम में ये मुखबरी के तौर पर बात की थी कि मुराद अली शाह साहब जल्द चले जाएंगे। मुराद अली शाह साहब की 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आई थी वो यही थी कि जो मर्ज़ी को सोचते रहे, मैं अपना टेन्योर और मुद्दत पूरी करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, उसके बाद मैं जहां मर्ज़ी जाऊं, लेकिन अपना जो 5 साल का टेन्योर है वो बहसीत वज़ीर आला वो मैं पूरा करूंगा। अब एक और भी उसमें थोड़ा सा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद के अंदर बिलखसूस, कि मुराद अली शाह साहब का ये तीसरा दौरा है और ये क्यों जा रहे हैं। और कुछ दिन के वक्फे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। अब इसके पीछे
جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں، یہ حلقے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج تک ابھی تک جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک کال بھی نہیں کی، اور کوئی مراسم موجودہ حکومت کے ساتھ جو بائیڈن کے بالکل ڈسکنیکٹ ہیں، جبکہ بھٹو خاندان جو ہے وہ جو بائیڈن کے بہت کلوز ہے، اور کوئی اس طرح کی سیاسی طور پر اشیر بات کہہ لیں وہ لینے کے لیے، یا زرداری صاحب کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں جو بائیڈن صاحب کے، تو وہ کوئی سیاسی راہ ہموار کرنے کے لیے دورہ کر رہے ہیں، اور اس کو پھر سیکنڈ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کہ ابھی تو وہ مصروف ہوں گے آزاد کشمیر کی جو الیکشن کمپین ہے وہاں پہ، اور اس سے جیسے ہی فارغ ہوں گے اس کے بعد وہ بھی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ جو بائیڈن کے جو لابی ہے ان سے ملاقات کریں گے، مراد علی شاہ صاحب بھی اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، تاکہ پاکستانی سیاست جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ان کی انٹرفیرنس رہے۔ اچھا، اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اور جو سیاسی تناظر ہے یا ایک خطے کا تناظر ہے، اس کے اندر پاکستان نے تو دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چائنا کے بلاک میں کھڑا نہیں ہوا، بلکہ بڑے سٹینڈ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کل چینی صدر نے بھی ایک خطاب کے دوران یہی پیغام دیا اور کہا کہ کسی کی بدماشی اس خطے میں برداشت نہیں کی جائے گی، اور کسی نے چینی عوام کو یا فوج کو للکارا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان کا اشارہ بھی امریکہ کی طرف تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے کل جو بیان دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کسی کے دباؤ پر کم نہیں کریں گے۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو خیر ماضی سے لے کے اب تک بہت اچھے رہے ہیں، خواہ حکومت کوئی بھی ہوتی ہے، اور وہ رہنے بھی چاہیے، کیونکہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ بہت ہی مخلص دوست اور بڑے بھائی کی طرح ہے۔ جب پاکستان کو مشکل پیش آتی ہے تو چائنا صف اول میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بلاک ایسا بن رہا ہے کہ جس میں امریکہ کو بالکل مکمل طور پر شٹ اپ کال دی جا رہی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی اور چائنا کی طرف سے بھی۔ اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔